देन कंटिन्यू करते हैं इसको अपने। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो गया और डिफरेंस भी हो गया। तो इसको देख के आप संरचना बता सकते हैं ना, ये प्रकृति इसकी ये होती है, प्रोटीन इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है, इसको बनाने वाली कोशिकाओं को ये कहते हैं, और आवरण ये होता है, इससे ढका हुआ होता है, और इसमें लवण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जिससे कैसा होता है, ये कोमल व लचीले होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, वैसे तो कोई मतलब नहीं है इनमें, अस्थियों के प्रकार। तो अस्थियों के प्रकार में ऐसा कुछ मतलब नहीं है इनमें। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, आप पहले लिख लीजिए, एक हेडिंग लिख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर अस्थियों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर अस्थियों के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे एक माइंड में बात रखना, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बनती हैं, क्या बनती हैं, उपास्थि। और उपास्थि ही किसमें बदलती आगे चल के, अस्थि। मतलब अस्थि जो है वो बनती किससे है, अस्थि बनती किससे है, उपास्थि से। तभी आपने देखा हो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो ये होता है ना सिर वाला, यहाँ पे दबा के देखो दबता रहता है, और 2-3 महीने बाद में क्या होता है, ये एकदम फ्लैट हो जाता है, कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्या है, अस्थियाँ, उपास्थि है, और उपास्थि किसमें बदल गई, अस्थि में। इस तरह से होता है। तो आपको उत्पत्ति के आधार में लिखा है ना, तो आप लिख लीजिए 2 प्रकार। नंबर 1, उपास्थि जात अस्थियां। उपास्थि जात अस्थियां। एक्चुअल में क्या होता है, ये कंसेप्ट इसमें है, क्या है कि उपास्थि जो होती है ना, उपास्थि, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन। ठीक है, और बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं आवरण होता है यही तो होता है, लवण होते नहीं। ठीक है ना। अब यही जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, अस्थि में। कैसे होगा वो देखिए, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता ना, ये बदल जाता है किसमें, ओसिन प्रोटीन। ठीक है ना। और कोशिकाएं कॉन्ड्रियोसाइट है ना, किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाती है। पेरिकॉन्ड्रियम पेरियोस्टियम में बदल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कठोरता के लिए इसके मैट्रिक्स में फास्फोरस और कौन सा, सॉरी फॉस्फेट है, फास्फोरस नहीं, फॉस्फेट और कैल्शियम, फॉस्फेट और कैल्शियम
क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इससे क्या होती है, उपास्थि है वो अस्थि में जब बदलेगी तो कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाती है। तो उपास्थि किस में रूपांतरित हो गई, अस्थि में। 90% ऐसे ही होता है। समझ में आया। दूसरी है नंबर 2, कलाजात अस्थियां। कौन सी, कलाजात अस्थियां। तो देखिए इन अस्थियों का निर्माण किससे होता है, इन अस्थियों का निर्माण होता है संयोजी ऊतक से। जो कहते हैं ना कि जो 10% बची हुई है, उनका निर्माण किससे होगा, अस्थियों का। तो उनका निर्माण किससे होगा, संयोजी ऊतक से होता है। ठीक है ना। कैसे होता है वो ध्यान से सुनो। प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होती है, त्वचा के नीचे, त्वचा जो होती है ना उसके नीचे की तरफ, ये भ्रूणी अवस्था में होगा सारा काम। गर्भावस्था में जो भ्रूण होता ना, उसी में तो अस्थियां बनना स्टार्ट होती हैं, उसी समय हो रहा है। बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं होना, बाहर तो ये होना है वो पहले वाला, ये सब गर्भावस्था में ही हो जाता है। ठीक है। त्वचा के नीचे मीसेनकाइमल कोशिकाएं जमा हो जाती हैं त्वचा के नीचे जगह जगह पर। ठीक है ना। और ये कोशिकाएं जो हैं वो आगे चल के क्या बनाती हैं, किसका निर्माण करेंगी, जाल का। ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, जाल का। और इस जाल से कौन सी कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जुड़ जाती हैं। जुड़ गई ना। जाल तो बनाया इसने, उसके साथ प्लस कौन हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। तो क्या बनाएंगी, ये बनाती हैं। और सुनो, इसके साथ में और भी जुड़ेंगे। क्या क्या जुड़ेंगे, इसके साथ में और जुड़ेगा ओसिन प्रोटीन, और साथ में कैल्शियम और फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस ओसिन प्लस ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके साथ जुड़ जाती हैं, जाल के साथ जुड़ जाती हैं। और अंत में चलकर ये क्या बनाती हैं, एक दृढ़ रचना बनाती हैं। और इस दृढ़ रचना को हम क्या बोलते हैं, हो गया। देखो हमारे शरीर में जब भ्रूण बनेगा, पहले महीने में कोई अस्थि नहीं होती, दूसरे महीने में अस्थि उपास्थियां बनना स्टार्ट होती हैं। अब ये उपास्थि बना कौन रहा है, तो हकीकत में उपास्थि को भी निर्माण कौन करता है, ये तो शुरू से ही होंगे, है ना। अब क्या हुआ कि धीरे 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 सबसे पहले क्या बनते गए, उसमें उपास्थियां बनती गई, बनने लगी। और ये उपास्थियां 3 महीने के बाद में अस्थियों में धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब अबॉर्शन होता है तो 3 महीने तक हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों?
उस बच्चे को भी काटना होता है, ऐसे हम नहीं निकालते, काट काट के हम निकालते हैं। तो काटते कब हैं? जब उसमें अस्थि नहीं बनेगी, जब तक क्या रहेगी उसमें? उपास्थि रहेगी। और 3 महीने के बाद में जो उपास्थियाँ हैं ना, वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाती हैं? अस्थियों में बदलना स्टार्ट होता है। तभी तो कहते हैं 3 महीने के बाद में क्या होते हैं, जो कहते हैं ना कि अबॉर्शन प्रोसेस होता है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अस्थियाँ बन जाती हैं और उसको हम सामान्य प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाल सकते, काट के हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपने देखा कि उसमें अस्थियाँ किस में, उपास्थियाँ किस में बदल रही हैं? अस्थियों में बदल रही हैं। किस में बदल रही हैं? अस्थियों में। अब अस्थियों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होंगी, आपको मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रही है, अस्थियाँ तो बन नहीं रही है ना, अस्थियाँ तो बन, भाई उपास्थि तो बन चुकी है और अस्थियाँ भी साथ साथ बन रही हैं। लेकिन ये जो कुछ आपने मैंने बताया ना अभी आपको कि बाहर आने के बाद उसका तलवा, जो सिर वाला भाग होता है ना, वो कैसा था, सॉफ्ट होता है, लेकिन वो धीरे 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 किस में बदल जाता है? वो अस्थि में बदल जाता है। तो कोशिकाएं तो हैं ही उसमें, कोशिकाएं 90% तो कैसे बन रही हैं? अस्थियाँ उपास्थि से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही हैं, किसमें? अस्थियों में। लेकिन 10% जो होती हैं वो किससे बन रही हैं? जो बची हुई जो कोशिकाएं होती हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, ओसिन प्रोटीन, और ये जुड़ जुड़ के क्या बना लेती हैं? एक दृढ़ रचना बना लेती है, अस्थि बदल जाती है। वो केवल 10% ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो प्रोटीन तो पहले ही बन चुका है, तीसरे महीने में प्रोटीन बन रहा है, आगे तो बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। कंकाल के कार्य तो आप जानते ही हैं, क्या करता है? शरीर को एक सपोर्ट देगा, है ना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करेगा, जैसे मस्तिष्क, हार्ट, इनकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा मांसपेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है, क्योंकि पूरा कंकाल किससे जुड़ा हुआ होता है? मांसपेशियों से जुड़ा होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा अस्थि मज्जा के निर्माण, जो अस्थि मज्जा होता है वो रक्त का निर्माण भी करता है, हड्डियों के अंदर भरा हुआ जो होता है। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? अंतः कंकाल। तो देखिए, आप लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, मानव का अंतः कंकाल 2 भागों में विभेदित होता है। नंबर 1 अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और ये होता है शरीर के लंब अक्ष पर होता है, सीधा। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें हमने शामिल किया है करोटी, मतलब खोपड़ी, सिर, है ना, करोटी, स्कल, मेरुदंड, उरोस्थी मतलब स्टर्नम, स्टर्नम और पसलियां। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो ध्यान रखना, खोपड़ी मतलब करोटी, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, पतली सी सामने वाली जो चपटी सी ना, ये उरोस्थी, स्टर्नम और पसलियां, इनको हमने किसमें शामिल किया है? अक्षीय कंकाल में। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी। नंबर 2 लिख लीजिए, उपांगी कंकाल, उपांगी कंकाल, और ये कंकाल जो होता है ना, वो किसमें सहायता करता है? धमन। और उपांगी कंकाल को हमने इसमें शामिल किया है
मेखला और अग्रपाद मतलब हाथ और पश्चपाद माने पैर की अस्थियों को शामिल किया है। मेखला का मतलब ये जॉइंट अंश मेखला, ये जॉइंट श्रोणी मेखला, दो तो मेखलाएं हो गई, और हाथों की अस्थियां और पैरों की अस्थियां, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके।